हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्व है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं। लोकतांत्रिक राज्य में जैसा कि आपको पता होगा, नागरिकों के लिए अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, साथ ही उनको फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज भी दी गई है। इसी तरह से लोकतांत्रिक राज्य को आगे बढ़कर एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। आपको यहाँ पे एक मैं विशेष बात बता दूं कि विश्व के जितने भी संविधान हैं उसमें आयरलैंड के संविधान को छोड़कर दूसरे किसी भी संविधानों में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं किया गया है, और हमने भी अपने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ही ऐड किया है, बोरो किया है, उधार लिया है। हमारे संविधान की धारा आर्टिकल 38 से 51, 38 से 51 तक की धारा में इन नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, आप यहाँ पे इसकी विभिन्न परिभाषाएं और अवधारणाएं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व एक राज्य को पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने के हेतु दिए गए एक आदेश हैं। यानी इन नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राज्य को डायरेक्ट किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वह लोगों के जीवन स्तर को सर्वांगीण विकास हेतु कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे कि सभी लोगों का बिना किसी भेदभाव 360 डिग्री एंगल से डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह से उनका विकास हो सके। तो ऐसे कार्य राज्य को करने होंगे। ये इन राज्य और ये कार्य राज्य की मॉरल ड्यूटी होगी, है ना। राज्य की एक नैतिक उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसे कार्य करें, उन कार्यों से उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये नीति निर्देशक तत्व है। इसके बारे में और एक चीज कि नीति निर्देशक तत्व कहीं भी कानूनी बाध्यता से परे हैं, यानी इन तत्वों को राज्य लागू करेगा, ये ठीक है, राज्य का उत्तरदायित्व है, लेकिन ये मूल अधिकार से अलग हैं, फंडामेंटल राइट से अलग है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर राज्य कहीं भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से चूक जाता है, उसमें असफल रहता है, तो उसके लिए पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। किंतु राज्य के लिए ये एक तरह से मॉरल ड्यूटी जरूर हो जाती है कि वो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नागरिकों को सर्वांगीण विकास हेतु ऐसे प्रावधान दे, ऐसे प्रावधान लागू करें जिससे कि संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन हो सके। इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो संसद कानून बनाती है, और ये एक तरह से कानून बनाने की एक दिशा को डायरेक्ट करते हैं, एक दिशा को निर्देशित करते हैं कि आपको इस तरह से कानून बनाना है कि लोगों का विकास हो सके और नीति निर्देशक तत्वों का पालन हो सके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे क्या नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि हमारे संविधान में वर्णित है। हमारे संविधान में जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 38 से 51 तक विभिन्न तरह की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ पे उन नीति निर्देशक तत्वों को विभिन्न का वर्गीकरण कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि किन किन विषयों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है वह आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी ऐसे नीति निर्देशक तत्व है जो कि हमारे
जो भारतीय नागरिक हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आर्थिक सुरक्षा भारत के प्रत्येक नागरिक में हर धर्म, हर वर्ग के लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सभी के लिए ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है कि वो आर्थिक रूप से समान रूप से विकसित हो सके, विकास कर सके और आर्थिक रूप से किसी भी तरह से किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। साथ ही प्रत्येक वर्ग को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, उसके रोजगार के साधनों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों को अपनाया जाए। इन सभी आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में व्यक्ति के साथ आर्थिक रूप से कोई भेदभाव ना हो और सभी लोग अपने पोटेंशियल के अनुसार आर्थिक विकास में सहभागी बन सके और आर्थिक विकास का लाभ ले सके। राज्य ऐसी नीतियां लागू करेगा। राइट। देन दूसरा आता है सामाजिक हित संबंधी नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक हित संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में जो मुख्य रूप से आते हैं, आप देखेंगे कि लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए, समाज में लोगों की स्थिति अच्छी बने। आप कुछ उदाहरण देखिएगा यहाँ पे कि समाज में स्वास्थ्य और जीवन स्तर कैसे सुधरे लोगों के, जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जो मादक द्रव्य हैं इनका प्रयोग करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं। साथ ही जो जीवन स्तर सुधारने का है, विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति है जो कि कहीं ना कहीं समाज में एक निचले तबके के प्रतीक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सामान्य बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। ये सारे के सारे इन इससे संबंधित जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वह सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्वों में आते हैं, सोशल वेलफेयर के उस पार्ट में। तीसरा, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। इस ग्रुप में जो निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं उन निर्देशक तत्वों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के न्याय, शिक्षा और हर वर्ग के लिए उच्च प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया है। अब न्याय क्या है? न्याय में यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान हो, और इसके लिए आप देखिए यहाँ पे दिया गया है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो ये करेगा। दूसरा, शिक्षा के लिए वैसे भी बहुत सारे कानून बन चुके हैं और 86वें संविधान संशोधन में प्रत्येक बच्चे जो बालक है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही राज्य में लोक सेवाओं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के कदम उठाने के लिए भी राज्य को निर्देशित किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों को ऊंचा उठाने के लिए आपको पता है कि हमें स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट्स की जो व्यवस्था की गई है, जिसमें पंचायतों, ग्राम पंचायतों या आप ये देख लीजिए जो नगर पालिकाएं वगैरह है, जिसमें स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने की बात की है, वो व्यवस्थाएं राज्य को करने के लिए कही गई है। साथ ही प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, इस ग्रुप में ऐसे तत्वों को शामिल किया गया है कि जितने भी जो प्राचीन स्मारक हैं, मोनूमेंट्स है, राष्ट्रीय महत्व के मोनूमेंट्स हैं, उनका राज्य संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा और ऐसे महत्व के जितने भी स्थान हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उनके संरक्षण की पूर्ण व्यवस्था करेगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। इस वर्ग में जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं उन नीति निर्देशक तत्वों को द्वारा राज्य को ये निर्देश दिया जाता है कि वह इस तरह से एक्ट करेगा या ऐसे व्यवहार करेगा जिससे विश्व शांति में बढ़ोतरी हो। आपको सबको पता है कि हमारी जो नीति रही है शुरू से ही, वसुदेव कुटुंबकम की या जियो और जीने दे की नीति है, इसी नीति के आधार पर इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है, जिसमें राज्य से ये कहा कि वह विभिन्न देशों के साथ सहयोगपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार रखें।
अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है, ट्रीटीज होती है, इंटरनेशनल जो समझौते होते हैं उनके प्रति आदर रखें, और जो आपसी झगड़े हैं, जो आपसी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एक देश का दूसरे देशों के साथ, वो डायरेक्ट ना होके मध्यस्थता द्वारा, मीडियल आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी ऐसी संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों के बीच में मध्यस्थता का कार्य कर सकती हैं। तो इस तरह से विश्व शांति को बढ़ाने के लिए इस ग्रुप में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो ये इस प्रकार के इसमें विभिन्न आर्टिकल्स द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की जो बात की गई है, आप डिटेल्स में आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस आर्टिकल या किस धारा के में कौन से नीति निर्देशक तत्व को दिया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों की कई जो आलोचक है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि इन नीति निर्देशक तत्वों का भारत के संविधान में शामिल होना और ना होना एक समान है। आलोचना किस आधार पर की गई है? आलोचना के लिए सबसे पहला जो बेस लिया गया है, जो वैधानिक शक्ति का अभाव, उसके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ये केवल नैतिक आधार मात्र हैं, जिसको उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द लिया है, शुभ इच्छाएं, है ना, एक वेल विशेष दी गई है कि अच्छा ऐसा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जब तक राज्य के ऊपर कोई लीगल फोर्स नहीं थोपा जाएगा तब तक राज्य इन्हें करे या ना करे उसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि ये कल्पनाओं के आदर्श है। इन्होंने बताया कि ये इतना आदर्शवादी हो गया है कि इतना सारा काम प्रत्येक वर्ग के लिए जितने निर्देश दिए गए हैं वह हकीकत में उनको प्राप्त करना असंभव है, ऐसा आलोचक कहते हैं। एंड देन तीसरा, एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक। संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब एक सॉवरेन स्टेट। अब संप्रभुता संपन्न का मतलब ये हुआ, आपने संप्रभुता अगर पढ़ा हो पिछले कक्षाओं में कहीं, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसको और कोई आदेश दे ही नहीं सकता, वही संप्रभुता आदेश है। कोई सत्ता उसको आदेश नहीं दे सकती। और नीति निर्देशक तत्वों को कहीं ना कहीं राज्य के लिए एक आदेश माना गया है। तो लोग कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि एक राज्य जो कि स्वयं संप्रभुता संपन्न है उसको फिर आदेश देने वाली सत्ता कहाँ से आ गई, या ये सत्ता नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कहीं उस राज्य की संप्रभुता को तो नष्ट नहीं करती है, ऐसा आलोचकों का कहना है। एंड देन संवैधानिक गतिरोध होने की आशंका। संवैधानिक गतिरोध होने की आशंका का मतलब ये है कि इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर जो हमारे संवैधानिक अध्यक्ष हैं देश के, जिसमें राष्ट्रपति है, देश के लिए राज्यों में राज्यपाल है, तो उनका कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका किसी कानून को लागू कानून बनाने के लिए कोई विधेयक पास करती है, तो हमारे जो हेड ऑफ द नेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राज्यपाल राज्यों में और देश में राष्ट्रपति, वह कहीं नीति निर्देशक तत्वों को आड़ बनाकर या नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर उनको वीटो ना कर दे या उनको लागू करने से मना ना कर दे, तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बाद भी नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने में, उस महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आप देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के महत्व में जो सबसे पहला महत्व बताया गया है वह है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। इसमें बताया गया है कि कोई लीगल फोर्स नहीं है, कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन जनता की शक्ति है। क्यों? क्योंकि कोई भी नीति निर्देशक तत्व वो है राज्य जनता के लिए कार्य करेगा, और अगर जो जनता के लिए कार्य करेगा तो जनता उसी शासन को हमेशा ही सपोर्ट करेगी। और अगर जनता अगर कोई भी सरकार जनता के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगी तो जनता उस सरकार को कहीं ना कहीं वापस से डिनाई कर देगी। इसलिए सदैव ही राज्य सरकार इसका पालन करने का प्रयास करेगी, ऐसा कहा गया है, क्योंकि जनमत की शक्ति हमेशा नीति निर्देशक तत्वों के पीछे लगी रहती है। जनता हमेशा ही अपने लिए अच्छा मांगती है और अच्छे को ही प्रोत्साहित करती है, सपोर्ट करती है। दूसरा,
नैतिक आदर्शों के रूप में इनका बहुत महत्व है। आज प्रत्येक वर्ग में आप देखिए कि हमेशा ही मॉरलिटी को सपोर्ट किया जाता है। तो जितने भी जो नए नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहीं न कहीं जो जनता है, जो जनता के लिए सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों अच्छे कार्य, या हम जिसको हम ये कह सकते हैं कि मतदाताओं के रूप में जनता को बताने के लिए सरकार अपनी एक सफलता उनको बता सकती है। तो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर अगर कार्य करेगी सरकार, तो वह जब इलेक्शन होगा, जब चुनाव होता है, तो इनके आधार पर अपनी सफलताएं गिनाएगी कि हमने जनता के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, और वो कार्य बताने के लिए इन आदर्शों का बहुत ही महत्व हो जाता है। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन। सामाजिक और आर्थिक क्रांति का मतलब ये हुआ कि सन 1947 में हमारा देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन वो राजनीतिक स्वतंत्रता किसके लिए थी? हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उस राजनीतिक स्वतंत्रता की हमें जरूरत थी। तो जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार उसका जो उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसके बाद संविधान की व्याख्या में सहायक है। संविधान की व्याख्या में सहायक होने का मतलब ये है कि जब भी न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के बनाए गए किसी भी कानून पर विचार होगा, तो उस कानून पर विचार करने के आधार नीति निर्देशक तत्वों को बनाया जा सकता है, क्योंकि सरकार हमेशा ही जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर उस कानून की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। उसके बाद कार्यपालिका प्रधान इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। अनेक बार कहा गया है कि इसके आधार पर जो कार्यपालिका प्रधान है, यानी राष्ट्रपति जो है, वह कहीं न कहीं व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधेयक को कानून बनने से रोकने में रोड़ा अटका सकते हैं, लेकिन ये केवल एक कोरी कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका प्रधान है, संवैधानिक मुखियाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, वो नाम मात्र की पावर है। वास्तविक जो सत्ता या शक्ति जिसको बोलते हैं हम, वो संसद में ही निहित है। तो उनके द्वारा रोड़े अटकाने वाली जो बात है, वह एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वास्तव में गांधी जी ने एक जो सपना देखा था, गांधीवाद के आदर्श को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक हैं, और वैधानिक शक्ति यानी लीगल पावर या फोर्स ना होने पर भी इनका अपना महत्व और उपयोगिता हमारे भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था में हमेशा से रही है, और आगे भी बनी रहेगी। दैट्स इट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम वही है, मीनिंग क्या है और पर्पज़ क्या है, राइट। पार्ट 4 में ये है, मीनिंग वही है कि ये जो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। उनके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है, लेकिन लीगल फोर्स ना होने पर भी ये शासन में अपना एक स्थान रखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से विभिन्न नीति निर्देशक तत्वों को का वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे पहला है कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, यानी सोशल वेलफेयर को स्टेबलाइज करने में जो सहायक हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न आर्टिकल्स के साथ कौन कौन से ऐसे हैं जो सोशलिस्ट या इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं नागरिकों को डेवलप करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स आ गए, एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच प्रमोट इंटरनेशनल पीस, देन
डायरेक्टिव रिलेटिंग टू कल्चर एंड एजुकेशन मैटर, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो इस वर्ग में आ जाते हैं, इस क्लास में आ जाते हैं। उसके बाद 24th अमेंडमेंट द्वारा जो चेंजेस हुए थे उनमें, वो कुछ चेंजेस इसमें आपको बताए गए हैं, आप देखिएगा क्या क्या चेंजेस हुए थे। देन हम आते हैं वापस अपने वही की सिग्निफिकेंस, या जिसको हम उपयोगिता बोलते हैं, महत्व क्या है। तो महत्व मैंने आपको ऊपर बताया, सामाजिक सोशलिज्म इससे पाया जाता है। देन फर्स्ट है कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट, मिनिमाइजिंग कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, नॉन वायलेंट सोशियो इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन, mirror of the public opinion, and directive principles as a beacon of the court, ascertain of noble principles। ये सारे के सारे मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। क्रिटिसिज्म इसमें दिया गया है कि किन आधार पर क्रिटिसिज्म है, तो मेनली मैंने आपको बताया कि इसके पीछे लीगल फोर्स ना होना, पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा जो क्रिटिसाइज को किया गया है वह